हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। ये जो क्लास चल रही है, ये क्लास जो है वो रिवीजन क्लास 2 है, जो कि इंग्लिश पेडागोजी की है। और ये इंग्लिश पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए। आपके एग्जामिनेशन में 1 महीना से भी कम का समय बचा है, तो अभी मैंने इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड रिवीजन क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद हिंदी का भी रिवीजन आएगा और CDP का भी रिवीजन क्लास एंड EVS का भी मैं लेकर आऊँगी, है ना। तो एग्जामिनेशन से पहले आपको सारे सब्जेक्ट के रिवीजन क्लास आएंगे, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आई हूँ, जो कि एक नए तरह के क्वेश्चंस हैं। उसको आप देखिए, तैयार कीजिए। एक तरह से आपका रिवीजन है। और ये जो क्वेश्चंस है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इक्वली बेनिफिशियल है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। 25 से 26 क्वेश्चन आपको यहाँ पर नए तरह के देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में यानी इंग्लिश पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 लाने में हेल्प करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कौन से हम नए क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ लैंग्वेज इज, यानी लैंग्वेज क्या है? अ ब्रॉड टर्म सिंपली रेफरिंग टू ह्यूमन पैटर्न वेरिएबल बिहेवियर इन जनरल, अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल फॉर जनरेटिंग स्पीच, अनदर वर्ड फॉर अ डायलेक्ट एंड ए पिडगिन्स। तो क्या है ये? तो सिंपली अगर मैं आपका इसका आंसर बताऊं तो क्या है, लैंग्वेज क्या है? अ सेट ऑफ रूल है, स्पेसिफिक रूल फॉर जनरेटिंग स्पीच। स्पीच को जनरेट करने के लिए हम कुछ रूल का यूज करके एक लैंग्वेज बनाते हैं, और वो है क्या है? हमारा लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? एक सेट ऑफ रूल है, बहुत सारे रूल का। अब किसी भी तरह आप लैंग्वेज, जब कोई लैंग्वेज का आप यूज़ करते हो तो इसका मतलब है कि आपको उस लैंग्वेज में प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए, नाउन का, प्रोनाउन का, है ना, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, एक प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी किसी को पोजीशन किसी का भी पोजीशन कहीं भी रख दोगे तो उसकी मीनिंग नहीं निकलेगी। तो सिंपली क्या है, लैंग्वेज क्या है? ऐसा सेट ऑफ रूल है जिससे आपकी स्पीच जनरेट होती है और एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इज इन, यानी कि बेस्ट टाइम क्या है सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए? आपको क्या पता है कि हम फर्स्ट लैंग्वेज को क्या करते हैं? हम फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। और फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है हमारी? फर्स्ट लैंग्वेज हमारी होती है मदर टंग, या हमारी लोकल, या हमारे घर की भाषा। और सेकेंड लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? लर्न करते हैं। तो सेकेंड लैंग्वेज लर्न कब करेंगे? जैसे हम स्कूल में एंटर करेंगे, है ना। सेकेंड लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? सेकेंड लैंग्वेज जैसे आपकी इंग्लिश हो सकती है और भी कोई लैंग्वेज हो सकती है, तो इसको हम क्या करते हैं? लर्न करते हैं, है ना। तो सेकेंड लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है, जो कि हमारी मदर टंग होती है, हमारे घर की भाषा होती है। और सेकेंड लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेस्ट टाइम आपका सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने का क्या है? तो वो है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को बोला जाता है कि बेस्ट टाइम है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। अगर कोई बेस्ट टाइम है और फास्टेस्ट स्पीड से लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ होता है? अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में ही हम कहाँ इंटर करते हैं? स्कूल में इंटर करते हैं। जैसे प्री प्राइमरी स्कूल का जो स्टेज होता है वो क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड। तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे कि आखिर ये ऑप्शन क्यों होगा इसका आंसर, है ना। ये समझते हुए हम चलेंगे। अगला है वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? पहला ऑप्शन है सेंडिंग ए मैसेज इन अ वर्ड इंक्लूडिंग राइटिंग। बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं वर्ड के रूप में, इंक्लूडिंग राइटिंग यानी बोल के साथ ही साथ लिख के, है ना, जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। आप ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ करते हो? आप व्हाट्सअप चैट करते हो तो उस टाइम करते हो। कभी कभी क्या करते हो कि आप अपनी वॉइस मैसेज भी भेजते हो, है ना। तो वॉइस मैसेज भी वर्बल कम्युनिकेशन है। और आप लिखकर जब भेजते हो यानी रिटन फॉर्म में भेजते हो, वो भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है। एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज द स्पीकर वांट टू कन्वे, ये भी नहीं होगा। एक्चुअल वर्ड सेड
ये भी नहीं होगा। मीनिंगफुल आपको देखो ऐसा ऑप्शन को आपको टिक करना है जो उससे बहुत सारी मीनिंग निकल के आती हो, उससे समझ में आता हो, वो ना देखने और सुनने में आपको लगे कि नहीं यही करेक्ट होना चाहिए, है ना। इस तरह से आप आंसर को सेलेक्ट करोगे। और आंसर को सेलेक्ट करने का एक बेहतरीन तरीका बताऊं कि एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कीजिएगा। जो नहीं होगा उसको कट कीजिए और लास्ट में अगर आपको नहीं भी पता है तो 1 या 2 ऑप्शन बचेंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। और पेपर 1 पेपर 2 यानी जो बच्चे 6 to 8 वाले सीटेड देने जा रहे हैं या प्राइमरी लेवल वाले, दोनों के लिए ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपको इसी तरह के बेहतरीन वीडियो मिलेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द लैंग्वेज एक्विजिशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा अर्जन की बात हो रही है ना। भाषा अर्जन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्विजिशन, जो कि हम बिना किसी एफर्ट के घर के माहौल से सीख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन कहाँ होता है, आपके घर के माहौल में। अब किससे होता है, आपके माँ बाप से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं। जैसे किसी के घर की मदर टंग लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो हिंदी क्या हमको हिंदी सीखनी पड़ती है, हम अपने आप सीख जाते हैं। तो बेस्ट डिफिनेशन बताना है किसका, लैंग्वेज एक्विजिशन का, जो हमारी मदर टंग होती है और हम अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसको क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है द प्रोसेस बाय विच ए सोसाइटी वर्नाकुलर वेरीज। ये तो होगा नहीं, कहीं से भी नहीं लग रहा है। द प्रोसेस बाय विच लैंग्विस्टिक इज अप्लाइड इन अ सोशियोलॉजी, ये भी नहीं होगा। द प्रोसेस बाय विच लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप इन अ ह्यूमन, द प्रोसेस बाय विच द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज डेवलप, ये तो नहीं हुआ कि वो प्रोसेस जहाँ पे ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज डेवलप, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो कि जहाँ से लैंग्वेज की ओरिजिन डेवलप हो रही है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो नहीं होगा। सिंपली ये है द प्रोसेस बाय विच द लैंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप इन अ ह्यूमन में लैंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप हो जाती है बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, है ना, बिना किसी मेहनत के आप अपने घर की लैंग्वेज यानी लैंग्वेज एक्विजिशन आपका हो जाता है। और सबसे बड़ा रीजन क्या है, नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया था कि ह्यूमन माइंड में क्या होता है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और ये 5 साल तक एक्टिव रहता है। ये हमने पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। विच स्किल इज रिसेप्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रिसेप्टिव जहाँ पे आप एक्टिव नहीं हो, आप पैसिव मोड में हो, है ना, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, आप ना कॉन्शियस नहीं हो जाता आप ना, तो वो कौन सी होती है, लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग इज अ रिसेप्टिव स्किल, है ना। लिसनिंग में क्या है, आप किसी को सुन रहे हो, इसमें आप उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहोगे जितना आप बोलने में एक्टिव रहोगे और लिखने में, और ये जो है ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो प्रोडक्टिव होगा, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, रिसेप्टिव स्किल, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The teaching of reading by associating character or the group of characters with sound is the dash method। देखिए जब साउंड का यूज करके हम कैरेक्टर को पढ़ते हैं या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को पढ़ते हैं, जैसे कैरेक्टर क्या हो गया, ABCDE, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम साउंड का यूज करके पढ़ते हैं, तो वो होता है फोनिक मेथड। फोनिक मेथड आजकल स्कूल में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था। फोनिक मेथड का यूज करके हम साउंड के साथ क्या करते हैं, कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, है ना। तो और इसको फोनिक मेथड भी कहेंगे, और जब जिन बच्चों को इसकी नॉलेज होती है उसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीचर्स कैन रेमेडिएट मतलब क्या होता है, उपचार करना, है ना, फॉर द स्टूडेंट विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाई। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था, तो ये था फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, यानी जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है लर्निंग में, लैंग्वेज की लर्निंग में, उसको आप अकेले उसको क्या करोगे, उसको अलग से इंडिविजुअल एफर्ट के थ्रू, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के थ्रू उस पर ध्यान दोगे, जिसको IEP के नाम से हम जानते हैं, इंडिविजुअल
एजुकेशनल प्रोग्राम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CALP स्टैंड फॉर एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यहाँ पर C का आपको बताना है कि C स्टैंड फॉर क्या होता है। पूरा अगर फुल फॉर्म आपको याद होगा तो A फॉर होता है एकेडमिक, एक मिनट, A फॉर होगा एकेडमिक, L फॉर होगा लैंग्वेज और P फॉर होगा प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो आपको बताना है कि C आखिर यहाँ पे है क्या। क्या ये C कम्युनिकेशन है, क्या ये C कंटेंट है, क्या ये C कॉग्निटिव है, ये C कंट्रोल है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आप ये याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ये जो C है ये कॉग्निटिव है, यानी पूरा हम कैसे पढ़ेंगे, CALP का फुल फॉर्म होगा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, है ना। अब ये होता क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए आप समझिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये क्या होता है। देखिए आपने एक पढ़ा होगा BICS, है ना। B फॉर होता है बेसिक, I फॉर होता है इंटरपर्सनल, C फॉर होता है कम्युनिकेशन और S फॉर होता है स्किल। एक बार और आप नोट कर लीजिएगा, B फॉर होता है बेसिक, I फॉर होता है इंटरपर्सनल, C फॉर होता है कम्युनिकेशन, S फॉर होता है स्किल। तो ये जो होता है इसका यूज हम करते हैं लोअर लेवल पर, है ना। लोअर लेवल का मतलब है कि जब अर्ली वोकैबुलरी आपको तैयार करनी होती है ना, अर्ली स्टेज में हम इसका यूज करते हैं। और इसका मतलब है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी बच्चे में बेसिक कम्युनिकेशन स्किल पैदा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जब बच्चों में एकेडमिक लैंग्वेज, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, हायर क्लासेस में जाते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग को बच्चे में डेवलप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप हो, उसमें हम यूज़ करते हैं CALP, दैट मीन्स कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और ये हम कब करते हैं, जब एकेडमिक लैंग्वेज हमें बच्चों में डेवलप करना होता है। और जनरली ये कब होता है, ये जब होता है, ये होता है मदर टंग जब हम डेवलप करते हैं। जो पहला वाला है BICE, जैसे BICS जो होता है, ये जनरली कब होता है, जब आप फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करने में ये आपको हेल्प करता है। और जब ये जो होता है, ये जो CLAP ये होता है, ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में आपका हेल्प करता है। अब जब हायर क्लासेस में जाओगे, है ना, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस, इसके थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को समझते हो और अपने भाषा को, अपनी विचारों को, थिंकिंग को क्या करते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो। उसमें आपका ये होता है यूज। यहाँ पे कॉग्निटिव का मतलब ही है कि आपकी मेंटल एबिलिटी लग रही है, आप सेकेंड लैंग्वेज को जब लर्न करते हो तब आपका ये हेल्प करता है। समझ में आई बात, तो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 44 साउंड इन इंग्लिश। अगर साउंड की बात की जाए तो 44 साउंड होती है इंग्लिश में, याद रखिएगा। आउट ऑफ दिस हाउ मेनी साउंड आर वॉवेल एंड हाउ मेनी साउंड आर कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि यार मैम हमने तो बचपन से पढ़ा है 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखिए इंग्लिश में ना 26 लेटर होते हैं, जिसमें आपको 5 वॉवेल मिलेंगे और 21 कॉन्सोनेंट मिलेंगे। ये लेटर की बात हो रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में साउंड के बारे में बता रहा है कि अब साउंड के बारे में अगर पूछा जाए तो 44 साउंड होते हैं, जिसमें से 20 जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं और 24 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, ये साउंड की बात हो रही है ना, लेटर की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 20-24 यानी पहले वॉवेल पूछा है। आप ये याद रखिएगा कि क्या पहले पूछा है, पहले वॉवेल पूछा है फिर कॉन्सोनेंट पूछा है। तो पहले वॉवेल कितना होता है 20, कॉन्सोनेंट कितना होता है 24। 20-24 का कौन सा पेयर है, ऑप्शन नंबर ए ही है ना। हो सकता है पहले कॉन्सोनेंट पूछ दे और बाद में वॉवेल पूछे, तो कॉन्सोनेंट पूछेगा तो पहले 24 हो जाएगा और फिर 20 होगा। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में गड़बड़ करके चले आए। बहुत ही काम होके बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा। मैं आशा करूंगी, मैं प्रेयर करूंगी कि आपके इंग्लिश पेडागोजी या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में अच्छे मार्क्स आए। आप 15 में एटलीस्ट 13 या 14 तो लेकर ही आ जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश का स्टेटस क्या नहीं है, यानी इंग्लिश को किस रूप में नहीं देखा जाता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है। इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज किसकी है? जो इंग्लैंड वगैरह के, ब्रिटेन के लोग हैं, उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। तो वर्ल्ड के बारे में पूछा जा रहा है, इंडिया के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज है, किसके लिए? इंडिया के लोगों के लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज ब्रिटेन के लोगों के लिए पूछा, क्योंकि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सेकेंड लैंग्वेज किसके लिए है? जिस कंट्री की इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, जैसे चाइना में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज की जाएगी, इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज की जाएगी। इंग्लिश एज ए हेरिटेज लैंग्वेज ये कहीं भी नहीं है, और यही आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो पॉज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। वर्ड की स्टडी और उसके मीनिंग और वर्ड की हम जब स्टडी करते हैं, किसी भी वर्ड की मीनिंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड यानी वर्ड की छोटी इकाई जिसकी एक मीनिंग हो, उसकी अपने आप में मीनिंग हो। जैसे कैट हो गया, है ना, कैट हो गया, लव हो गया, ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर लव को ब्रेक करोगे तो LO और VE, जब इसको ब्रेक करोगे तो इसकी कोई मीनिंग नहीं मिलेगी। लेकिन लव को जब एक साथ आप रखोगे तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड होता है इन अ सेंटेंस, उसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इटियोमोलॉजी क्या होता है? इटियोमोलॉजी क्या होता है? इटियोमोलॉजी आपको सिंपली याद रख लेना है। इटियोमोलॉजी होता है साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड। जब ओरिजिन ऑफ वर्ड की साइंस को हम पढ़ते हैं तो साइंस ऑफ नोइंग, है ना, ओरिजिन ऑफ वर्ड के बारे में जब हम जानते हैं उसको हम बोलते हैं इटियोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट हो जाएगा, साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड। ठीक है। सिंपली आप उसको याद रखिएगा। द वर्ड गेट इट्स मीनिंग। अब कोई भी वर्ड अपनी मीनिंग कहाँ तलाशता है, कहाँ से उसकी मीनिंग निकलती है? तो उसकी मीनिंग निकलती है, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपली देखिए इन अ रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में से हम मीनिंग तो ज़रूर निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग उसकी क्या होगी? फ्रॉम द डिक्शनरी ओनली। डिक्शनरी से भी मिल सकते हैं, लेकिन ओनली यहाँ पे गलत है स्पेलिंग, या फ्रॉम इट्स ओरिजिन। ओरिजिन से निकलती है। बहुत सारे वर्ड आपको देखोगे लैटिन वर्ड मिलेंगे, है ना, बहुत सारे वर्ड आपको जर्मन वर्ड मिलेंगे, इंग्लिश वर्ड मिलेंगे, तो उसकी मीनिंग कहाँ से निकलती है? उसके ओरिजिन से निकलती है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। द फर्स्ट जनरेशन लर्नर आर दोज हु आर। हम बोलते हैं, हम बातें करते हैं ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की मीनिंग क्या होती है? कमिंग फर्स्ट टाइम टू द स्कूल टू सीक एडमिशन। एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट टाइम जब स्कूल में कोई आता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अगला है लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पहली बार हिंदी पढ़ता है उसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, या द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू द स्कूल। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होता है ऑप्शन नंबर डी। समझिए क्या होता है? द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आर दोज हु आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू द स्कूल। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये मोहन है ना, ये राम है और ये श्याम है, तो क्या होता है कि ये जो है ना, ये ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, ये फादर है और ये सन है, ठीक है। अब ये जो श्याम है ना, ये श्याम हो गया, ये राम हो गया और ये मोहन हो गया। तो ये जो श्याम है, ठीक है ना, ये बेटा है किसका? राम का। और राम किसके बेटे हैं? मोहन के। तो ये भी स्कूल नहीं गए, अपने ज़माने में कभी स्कूल नहीं गए।
ये भी नहीं स्कूल गए, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि हम लोग तो स्कूल नहीं गए लेकिन हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। तो ये जो हुआ, ये जो श्याम हुआ, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ये अपनी फैमिली से पहली बार स्कूल में इंटर किया है, इसने पहली बार प्रवेश किया स्कूल में। इससे पहले इसकी किसी भी जनरेशन में कोई भी स्कूल नहीं गया था। यानी श्याम जो हुआ ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर हुआ, ये पहली बार स्कूल गया है, क्योंकि इसके पापा भी कभी स्कूल नहीं गए थे और इसके दादाजी भी कभी स्कूल नहीं गए थे, है ना। तो ये होता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। तो फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली, अपने फैमिली से पहला व्यक्ति जो कि अपने स्कूल में प्रवेश किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन अ इंग्लिश इन्वॉल्व। इन इंग्लिश में गुड पैराग्राफ राइटिंग किस पर डिपेंड करती है? करेक्ट पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क आपको पता है ना, जैसे हम इस तरह का मार्क देते हैं, पंचुएशन मार्क होता है ना, जिसको हम विराम चिन्ह के नाम से हिंदी में जानते हैं, है ना। ये होता है पंचुएशन मार्क, है ना। सेमीकोलन होता है ना। हम पढ़े हैं ना कि अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सब पढ़े हैं ना हिंदी में, जिसको हम विराम चिन्ह कहते हैं, वही होता है पंचुएशन मार्क्स। तो करेक्ट पंचुएशन मार्क्स में पैराग्राफ, ये किसी भी सेंटेंस में पंचुएशन मार्क होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है गुड पैराग्राफ राइटिंग के बारे में, वो तो सिर्फ ये होने से नहीं होगा। आइडिया हो, प्रेजेंटेशन हो और कोहेरेंस हो। ये बिल्कुल सही है कि जब आप कोई पैराग्राफ राइटिंग करते हो तो उसमें एक अच्छी आइडिया निकल के आए, उसका प्रेजेंटेशन यानी देखने में, है ना, प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा हो, और जो भी आप लिख रहे हो वो एक दूसरे से कोहेरेंस हो, जुड़े, सबकी एक दूसरे से मीनिंग हो। ऐसा नहीं कि ये वाले सेंटेंस में आपने कुछ और लिख दिया, यहाँ पे आपने पाकिस्तान के बारे में लिख दिया, यहाँ पे आपने चाइना के बारे में लिख दिया, मतलब आपका कोई भी वहाँ से एग्जैक्ट मीनिंगफुल आपका पैराग्राफ निकल के नहीं आ रहा है। यानी आपका आइडिया बहुत परफेक्ट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए, और जितने जो भी आप लिख रहे हो, चाहे वो नंबर ऑफ वर्ड लिख रहे हो, नंबर ऑफ सेंटेंस लिख रहे हो, जब देखिए वर्ड मिलते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस। देखिए लेटर मिलते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है, और वर्ड मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस मिलते हैं तो फ्रेजेस या पैराग्राफ बनता है। तो आज गुड पैराग्राफ राइटिंग के लिए आइडिया होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कोहेरेंस, ये है, ये ऑप्शन अच्छा माना जा रहा है। फ्लावरिंग लैंग्वेज एंड लीजिबल हैंड राइटिंग, देखिए ये सब तो बाद में आता है, ये सब भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव। बच्चे अब लैंग्वेज को कब बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, कब सीखते हैं? अ गुड टेक्स्ट बुक, अच्छी पाठ्य पुस्तक से। प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर बहुत अच्छा होगा लैंग्वेज में तो बच्चा सीखेगा। इनहेबिटेशन या मोटिवेशन। देखिए क्या बोला जाता है कि मोटिवेशन इज द प्री रिक्वेस्टिंग ऑफ ए लैंग्वेज, यानी मोटिवेशन पहली शर्त है। जब बच्चा मोटिवेटेड रहेगा ना तो किसी भी तरह की लैंग्वेज को उसको लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी बच्चे लैंग्वेज को अच्छे तरीके से कब लर्न करेंगे? जब वो मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Among the four skill, which pair constitute the reinforcement skill? Reinforcement यानी पुनर्बलन वाली स्किल के बारे में आपको बताना है। तो इसी को हम प्रोडक्टिव स्किल के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कौन सा होगा? जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Student of class 4th can recognize flaw uses of sentence construct when the teacher क्या होगा इसका ऑप्शन? Tell them something is wrong, giving alternative as a possible correction, let them find the correction, focus on certain surface error. The student of 5 can recognize flaw using of sentence construction when the teacher tell them समथिंग इज रॉन्ग। बच्चे कब देखेंगे? जैसे बच्चे ने कुछ गलतियां की तो बच्चा कब रिकॉग्नाइज करेगा, कब पहचानेगा? जब टीचर ने उनसे बोला टेल देम समथिंग इज रॉन्ग। जैसे बच्चे ने कुछ लिखा और टीचर ने उसको देखा, बोला आपके सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो बच्चा बहुत फिर केयरफुली उसको रिकॉग्नाइज करेगा आखिर कहाँ गलती है, किस सेंटेंस में, कहाँ किस पॉइंट पे गलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। स्किल्ड रीडिंग क्या होती है? प्रोग्रेसिव होती है, डिलिबरेट होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है या इमेजिनेटिव होती है? स्किल रीडिंग क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव यानी निर्माण, हिंदी में उसको बोलेंगे निर्माण करने योग्य होती है ना। स्किल रीडिंग किससे होती है? कंस्ट्रक्टिव होती है। हम स्किल को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बनाते हैं, है ना। यानी जैसे हम कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो स्किल रीडिंग क्या होती है? स्किल रीडिंग जितना बेहतरीन तरीके से आप उसमें बहुत सारे उसमें क्या आप बोल सकते हो, जितने ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं कि जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, बस वही चीज़ है इसमें कि जितना अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करोगे, है ना। आपकी जो रिदम होनी चाहिए, आपकी टोन होनी चाहिए, आपकी इंटोनेशन होनी चाहिए, वो बहुत परफेक्ट तरीके से कंस्ट्रक्ट करके आप जब प्रेजेंट करोगे तो वो होती है स्किल्ड रीडिंग, और वो कंस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। ऑप्शन नंबर 3 सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इन अ प्रोसेस बाय विच रिफ्लेक्ट। जब बच्चे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, है ना, दिमाग पे जोर डालते हैं, नए नए आइडिया को निकालते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, है ना, एडिटिंग करते हैं, रिवाइज करते हैं, ये सब किस किस सब स्किल है आपको यहाँ पे ये बताना है। ये सब कब किस में होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल में आप पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, प्लान करते हो, ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, नए नए आइडिया को डालते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, ड्राफ्ट करते हो, कुछ गलत है उसको हटाते हो, रिवाइज करते हो, रिपोर्ट करते हो। ये सब क्या है? राइटिंग स्किल है। ठीक है, रीडिंग फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू, यानी रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप कैसे अच्छे तरीके से अचीव्ड कर सकते हो, है ना। पहला है टीचिंग लर्नर टू रन ए फिंगर और ए पेंसिल अंडर द लाइन बिंग रीड, यानी जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो तो अपने फिंगर को रखो, आस्क द चिल्ड्रन टू रीड द, मतलब अब उसके नीचे या तो अपनी पेंसिल रखो या तो फिंगर रखो, और उसके बाद पढ़ोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी होगी, अच्छे से अचीव होगी। दूसरा, आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, बच्चों को बोलोगे कि आप जो भी टेक्स्ट को रीड कर रहे हो वो तेज तेज आवाज़ में करो, जोर जोर से पढ़ो, है ना। हेल्पिंग लर्नर स्पीक वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग, और अगला है लर्नर रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, यानी यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? बस बेस्ट आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर डी। यानी देखिए क्या करेंगे, लर्नर रीडिंग साइलेंटली, आपको कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग के लिए आपको धीरे पढ़ना होगा, समझ समझ के पढ़ना होगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैनिंग एंड स्किमिंग की बात आपने सुनी होगी, है ना। एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड आपने क्या समझा उस लाइन में, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अराइज करोगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग के अंदर आएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है हमसे। लैंग्वेज स्किल बेस्ट लर्नड, लैंग्वेज स्किल को हम कब अच्छे से सीख सकते हैं? ओनली थ्रू द रिटन टेस्ट एंड असेसमेंट, इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल, व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस इन आइसोलेशन और वन स्किल एट ए टाइम। आप देखिए लैंग्वेज स्किल क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, LSRW, है ना, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम जब बोलते हैं तो लिखते भी हैं, लिखते हैं तो सुनते भी हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी है। तो जब आप इंटीग्रेटेड मैनर में आप इसको पढ़ाओगे, जब इसको सीखोगे तो ये लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है। आइसोलेशन में नहीं सीख सकते कि एक स्किल को एक टाइम में, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23rd नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। करेक्ट स्पीच हैबिट कैन बी डेवलप मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू, आपकी स्पीच करेक्ट हो, यानी बहुत ही अच्छे से आप स्पीच को क्या कर पाओ, बोल पाओ, क्लियर रहे, आपकी स्पीच क्लियर रहे। आप जो बोल रहे हो तो सामने वाला जो रिसीवर है, जो सुनने वाला, जो श्रोता है, उसको समझ में आए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो उसको डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाएगा? तो सबसे अच्छा तरीका इसमें माना जाएगा
वोकैबुलरी प्रैक्टिस है ना, वोकैबुलरी प्रैक्टिस से आप अपनी स्पीच हैबिट को डेवलप कर सकते हो, यानी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से भी होगा, वोकैबुलरी प्रैक्टिस से भी होगा, क्यूज एंड डायलेक्ट। देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से भी स्पीच आपकी अच्छी हो सकती है। इन दोनों में आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। जब प्रोनाउंस किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा तो आपकी स्पीच बहुत अच्छे से डेवलप होगी, है ना। आपको अच्छे से आपको उसको डेवलप करना होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। वोकैबुलरी प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपकी जो वर्ड मीनिंग वाली एबिलिटी, बहुत सारे वर्ड की आपको मीनिंग ज़रूर आएगी, लेकिन इससे आपकी स्पीच क्लियरिटी नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द वर्ड स्केरस द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर ए के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा इसमें? फोनेटिक यानी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको जो साउंड निकल रहा है वो ए के साथ क्या लगेगा, कौन सा लगेगा, जिससे यहाँ पे साउंड स्कैरस जो साउंड है, स्कैरस वर्ड है, उसमें ए के साथ क्या लगेगा कि इसकी साउंड डेवलप होगी? तो ए के साथ ई ए है, आई ई है या ए ई है? ये ए ई है, स्कैरस। अगर आप इसको तोड़ के बोलोगे स्कैरस, इस तरह से आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द सब स्किल दैट इज एसेस द स्पीकिंग वुड बी। स्पीकिंग स्किल को एसेस करने के लिए, स्पीकिंग स्किल का आकलन करने के लिए कौन से सब स्किल का यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन पैराग्राफ टू लिटरेसी वर्ड, यूजिंग एप्रोप्रिएट वॉल्यूम, क्लियरिटी, जेस्चर इन द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यही ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। फिर भी और ऑप्शन पढ़ेंगे। स्पेलिंग कॉमन, फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड करेक्टली। कौन सी स्किल है? स्पीकिंग स्किल। ठीक है, लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग टू द अदर इन ए स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप ऑफ सिचुएशन। देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको स्पीकिंग बोलना है तो आपको सबसे पहले आपका वॉल्यूम बहुत बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं या बहुत धीरे बोल रहे हैं तो सामने वाले को समझ में ही ना आए। तो वॉल्यूम होनी चाहिए। अब क्या बोलना चाहिए? उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, साफ बोलना है आपको। और आपका जेस्चर, आपका पोजीशन क्या है बोलने टाइम, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जब आप इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ सिचुएशन में आप बोलते हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे सही है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन। राइटिंग को आपको असेस करना है, स्टूडेंट की राइटिंग को, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस आप किस पर दोगे? कीपिंग टू द वर्ड लिमिट है कि नहीं बच्चे को? अगर 100 वर्ड का बहुत सारे आपको ऐसे लिखने को बोलता है कि आपको 100 वर्ड में ऐसे लिखना है, तो वर्ड लिमिट को फॉलो किया है कि नहीं, ये पहला हो गया। यूज इडम्स एंड मेटाफोर्स यानी वही अलंकार वगैरह का यूज़ किया है कि नहीं, मुहावरों अलंकार का यूज़ किया है कि नहीं, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड एक्सप्रेशन एंड आइडिया। देखिए ये सब बाद में आता है, सबसे ज़रूरी है कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, आप क्या आइडिया जनरेट करते हो, किस एक्सप्रेशन के थ्रू आप लिख रहे हो, वो ये जो है ना, ये तीनों इसके अंदर क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ 26 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास आपका मे बी इंग्लिश पेडागोजी का आएगा, उसके बाद फिर हम हिंदी पेडागोजी स्टार्ट करेंगे और बने रहेगा दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों वाले बच्चे आप अच्छा मार्क्स लाए। आई होप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।